अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। 26/11 एक बहुत ही भयानक दिन, ना सिर्फ भारत की तारीख का बल्कि इंसानी इक़्तिदार की तारीख का है। बहुत ही भयानक दिन रहा है। उस दिन ट्रेन टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भेजे गए थे। एक आज़ाद देश के आज़ाद लोगों को हमला किया गया। हम इस बारे में जानने के लिए आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान मेजर गौरव आर्या साहब मौजूद हैं। मेजर साहब के तारुफ के लिए कोई ज्यादा मुझे बात करने की जरूरत नहीं कि हर आदमी जानता है कि मेजर साहब एक सोल्जर हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी एक ही मकसद के लिए लगा दी है कि इंसानी इक़्तिदार की हिफाजत करना। मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड नमस्कार। नहीं, नमस्कार नमस्कार आरिफ साहब, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेजर साहब, पहला सवाल 26/11 के हवाले से ही है। वैसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि 26/11/2008 को पाकिस्तान की आर्मी, जो कि 70% बजट पाकिस्तान का खा जाती है इस मकसद के लिए कि हमें इंडिया से लड़ना है और कश्मीर आजाद कराना है, लेकिन वो खुद तो आते नहीं है। एक बार आए थे तो वो 93,000 पत्तों छोड़ के गए हैं। तो 26/11 को इन्होंने टेररिस्ट भेजा। वो क्या दिन था, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। और आप ये बताइए कि भारत की सरकार का उसके ऊपर क्या रिएक्शन था, क्या वो सही था? अगर बीजेपी की हुकूमत उस वक्त होती तो क्या मुख्तलिफ होता? हमारे यहाँ थोड़ा सा आरिफ साहब ऐसा है कि एक लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर है जो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। अब थोड़ी सी समझ लोगों में आ रही है और जब से मोदी जी आए हैं तो इस पे काफी काम हुआ भी है। क्या हम वहां तक पहुंच गए जहां तक हमें पहुंचना है? बिल्कुल नहीं, अभी बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन हाँ, कदम पक्के हैं और कदम आगे बढ़ रहे हैं। जो 26/11 की आपने बात करी, बंबई में जो अटैक हुए थे, यहाँ पे दर्जन भर से ज्यादा नेशनैलिटीज के लोग मारे गए और अजमल कसाब उस ग्रुप में था। 10 टेररिस्ट आए थे, समुद्री रास्ते सब लोग जानते हैं। और फिर उसके बाद ये पता लगा कि भारत ने ये एक्चुअली माइंडसेट की भी बात है। हम लोगों का इंडिया में एक माइंडसेट है कि अगर हम किसी को नहीं छेड़ते तो कोई हमें क्यों छेड़ेगा, हम किसी को परेशान नहीं करते तो वो हमें परेशान क्यों करेगा। एक एक जहनियत होती है, तो हम लोगों की है ऐसी इंडिया में। पर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने जो कोशिश करी 26/11 की, वो इसलिए करी, और जो मुकम्मल भी कर पाया पाकिस्तान, वो इसलिए करी क्योंकि उसको लगा कि कश्मीर अब हाथ से हमारे कुछ ही समय पहले कारगिल में फेल हुआ था बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं वो एक मन में बात थी कि हमें कुछ ना कुछ तो करना है इस चीज को लेके, कश्मीर को लेके सबके सामने उजागर करना है कि साहब, कश्मीर के सो कॉल्ड कोट एंड कोट मुजाहिदीन जो हैं वो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल पे चढ़ दौड़े और उन्होंने ये कारनामा कर दिया। तो भारत को तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इससे भारत ने सबक भी बहुत लिया आरिफ साहब, और अपनी एंटी टेररिस्ट जो कैपेबिलिटीज थी वो बढ़ाई और काफी कुछ काम कराया। अभी भी वो काम जारी है। खासतौर से इसमें एक चीज बहुत ज्यादा हुई जो कोस्ट गार्ड है, मुझे मेंशन करना पड़ेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो शिप्स और टोटल उनकी मैन पावर की स्ट्रेंथ थी वो डबल से ज्यादा हो गई। और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मैं थोड़ा बहुत रह भी चुका हूँ शूटिंग के सिलसिले में, तो मैंने देखा कि निहायती प्रोफेशनल फोर्स है। तो क्योंकि समुद्र के रास्ते आए थे तो कोस्ट गार्ड की भी और इन सब लोगों की कैपेबिलिटीज बढ़ाई गई हैं। तो अब तो बहुत ही नामुमकिन के बराबर है। इसलिए आप देखेंगे कि जो पठानकोट में अटैक हुआ था एयरबेस पे, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के बाहर इंडिया में कोई भी ये लोग अटैक नहीं कर पाए। लेकिन आरिफ साहब, मैं एक बात कहता हूं जिसके लिए मैं काफी अनपॉपुलर भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात हमें कहनी चाहिए। अगला जो हमला आएगा या अगला जो बड़ा साजिश होगी, वो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर से इतनी होगी। मुझे लगता है कि केरला में, मुझे ज्यादा लगता है कि केरला से ज्यादा हो सकती है ये। मेजर साहब, आपने कहा कि पठानकोट के बाद ऐसा हमला नहीं हुआ, लेकिन हम ये देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन तो जारी है और कश्मीर में और पंजाब में हद से ज्यादा एनकाउंटर्स हो रहे हैं। ये भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय सेना की कामयाबी है कि वो इसको अटैक होने से पहले ही रोक पा रहे हैं। अभी एक टनल, आप ही ने बताया था अपनी एक वीडियो में कि एक टनल पकड़ी गई थी, हथियारों का काशे पकड़ा गया जाता है और बहुत सारा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? अचानक पाकिस्तान ने इतना ज्यादा क्यों कर दिया है हमला? और इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है कि आफ्टर ऑल भारतीय फौजी शहीद तो हो रहे हैं इन सारे मामलात में। जी आरिफ साहब, ऐसा है, पाकिस्तान इसलिए करता है क्योंकि
ये जो पूरा, मैं आपको थोड़ा सा तफसील से अगर समझाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो आरिफ साहब ऐसा है कि जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तकरीबन 750 किलोमीटर लंबा है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल 750 किलोमीटर लंबा है और इंटरनेशनल बॉर्डर तो है ही हजारों किलोमीटर लंबा। तो पाकिस्तान हर जगह से कोशिश करता है कि घुसा दे। जैसे अभी जो आपने सुरंग का वाकया बताया, टनल का वाकया बताया, वो जम्मू साइड से हुआ था, साउथ ऑफ पीर पंजाल से। तो वहां पे बीएसएफ मुस्तैद है, बीएसएफ ने मुस्तैदी के साथ रोका उनको। अब जमीन के ऊपर से तो आ नहीं सकते, तो उन्होंने पहले हवाई रास्ता इख्तियार किया कि सब ड्रोन से कुछ हथियार भेजें। जब वो भी बीएसएफ ने मार गिराए तो उन्होंने बोला सुरंग से। तो किसी तरीके से भारत में जाना, और कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर का जब से आरिफ साहब 370 हटा है ना, तो हवा निकल गई। आप देखिए पत्थरबाजी ना के बराबर हो रही है कश्मीर में, ना के बराबर। क्योंकि एनआईए ने बहुत जबरदस्त काम करा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एनआईए ने पूरी, जिसको कहते हैं कि नल बंद कर दिया कश्मीर में जहां से फंडिंग होती थी। एंड बड़ी इफेक्टिव प्रोफेशनल एजेंसी हमारी, तो उसने नल बंद कर दिया वहां पे। उसके बाद ये सब जिनको जेल में डाला गया, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जितना भी गुपकार गैंग है, और इसके अलावा वहां पे जो जमात इस्लामी थे, जमात इस्लामी को काफी हद तक रोका गया। उनके जो मदरसे थे जमात इस्लामी के, उनको रोका गया। और जो बाकी मदरसे हैं जो नॉर्मल हैं, जिनका जमात इस्लामी के साथ एफिलिएशन नहीं, वो अभी भी चल रहे हैं। मसाजिद तो चल ही रहे हैं, वहां पे काफी सारे हैं। तो ये सब चीजें हुई। इससे क्या हुआ कि जो अटैक थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, वो बहुत कम हो गए। किसी को अंदाजा नहीं था, कम से कम मैं तो ये कह सकता हूं हाथ खड़ा करके अपना, कि साहब मुझे अंदाजा नहीं था कि 370 हटाने के बाद इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। जहां तक इंडियन आर्मी की बात है, इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है, लेकिन कहावत है ना कि मतलब वी हैव टू बी लकी एवरी डे, दे हैव टू बी लकी जस्ट वंस। ये इंग्लैंड में आई थिंक किसी ने कहा था, मार्गरेट थैचर ने या किसी ने कहा था बहुत पहले, टेररिस्ट के बारे में कहा था कि हमें तो हर रोज लकी रहना पड़ेगा कि वो कोई बड़ा वारदात अंजाम ना दे सके। लेकिन उनको सिर्फ एक बार लकी रहना है, वो 1000 बार कोशिश करते हैं, 1000 बार। हम लोग 999 बार उनको रोक देते हैं। एक बार अगर कोई आ जाता है, सुरंग से ही आ गया, आप देख लीजिए ना, सुरंग से ही आ गया, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि किस तरीके से हमें ये इनको रोकना है। लेकिन इस बार भी रोका, नगरोटा में जो मारा, इस बार भी रोका। पर हमें ऐसा लगता है कि हमें मेन पॉइंट आरिफ साहब इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और मेन पॉइंट ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी गलत है, हमारी जो रणनीति है भारत की, वो गलत है। हम लोग, ये पाकिस्तान से दहशतगर्द, आतंकवादी आते रहेंगे, टेररिस्ट आते रहेंगे, हम लोग गलत तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं आरिफ साहब। अगर हम थोड़ा सा अपना, जिसको कहते हैं ना, किबला दुरुस्त करें, तो बहुत कुछ फायदा हमें हो सकता है, अगर हम लोग ठीक से करें तो इसको। तो क्या गलत कर रहे हैं, मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके लिए? देखिए साहब, स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए कि ये जो एनएसएस साहब ने बात करी थी ना डिफेंसिव ऑफेंस की, अक्सर एनएसएस साहब करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवाल साहब, अक्सर बात करते हैं डिफेंसिव ऑफेंस की कई सारी चीजें हैं। पर एक चीज ये भी कहती है कि सॉल्व द प्रॉब्लम वेयर इट अकर्स। प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम रावलपिंडी से हो रही है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और आप उसको कश्मीर में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सॉल्व करते रहिए ना अगले 100 साल तक। पाकिस्तान में तो इतने दहशतगर्द हैं कि अगले 100 साल तक भेजते रहेंगे। 100 साल तक आपके फौजी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन 100 साल तक आपके फौजी वीरगति को प्राप्त होते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे। आप नहीं, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है, जो नल है पानी का, जो खुला हुआ है, नल से मतलब वो नल जहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, वो नल पाकिस्तान में है। आप अपने घर में जितना भी पोछा लगाइए, पानी वहां से आ रहा है, पानी तो बहता रहेगा, आप पोछा लगाते रहेंगे, पानी आता। आपको नल बंद करना है जो पाकिस्तान के अंदर है। जब तक वो नल बंद नहीं होगा तब तक, और इसके ऊपर भी एक खास स्ट्रेटजी है, अगर आप चाहें तो मैं तफसील से बता सकता हूं कि हमें क्या 1 2 3 4 5 क्या करना चाहिए कि वो नल बंद हो जाए। जी जी, बताइए प्लीज। आपकी ये चीजें हम लोगों, देखें आपकी अभी एक वीडियो भी आई थी डिफेंसिव ऑफेंसिव चैनल पे, कि आपने कहा था कि बहुत हम मर लिए, अब हमें जाके मारना है। क्या कहना चाह रहे थे आप उस सिलसिले में? इसमें आरिफ साहब 2 3 बातें हैं। जब जब ये दहशतगर्द आते हैं पाकिस्तान से, तो आरिफ साहब वो किसको मारते हैं? यहाँ पे सिविलियंस को तो मारते हैं, लेकिन उनके टारगेट फौजी होते हैं, वो फौजियों को मारते हैं। लेकिन जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, हम तो सिर्फ आतंकवादियों को मारते हैं, हम तो पाकिस्तानी फौजी को नहीं मार रहे। तो पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पाकिस्तानी आईएसआई के लिए और पाकिस्तानी डीप स्टेट के लिए, जिसमें उसकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल है, सरकार शामिल है, सब कुछ, उनके लिए बहुत सस्ते का सौदा पड़ रहा है ये। मैं अक्सर ये बात कहता हूं आरिफ साहब की, अगर आप नेशनल वॉर मेमोरियल, कभी आपका दिल्ली आना हुआ तो मैं ले जाऊंगा। मेरे कितने दोस्त हैं जिनका नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा गया है, जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी है, खासतौर से कश्मीर में। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुनाफे का सौदा है, उनको फायदा हो रहा है।
अगर उनके लोग मरते हैं तो कौन मरते हैं? आतंकवादी मरते हैं, दहशतगर्द मरते हैं, राइट? उनके फौजी तो नहीं मर रहे, बहुत कम, ना के बराबर। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ फायरिंग वायरिंग हो गई तो फौजी मर गए, पर डेली तौर पे जो जाने जा रही हैं वो तो हमारे फौजियों की जा रही हैं। तो जब तक पाकिस्तान, देखिए, फौजी का बदला फौजी, फौजी का बदला सिविलियन नहीं हो सकता, ये स्ट्रैटेजी ही गलत है हमारी। अगर हम ये बोलें कि साहब, और वो भी कौन सा फौजी? पाकिस्तानी पंजाबी। और आप किसी को हाथ ना लगाएं, ये सब बेचारे, उसमें सिंधी भी हैं, महाजर भी हैं, बलोच भी हैं और पश्तून, इनको हाथ नहीं लगाना हमने। ये पाकिस्तानी पंजाबी हैं जो फौजी हैं उनके। जब इनकी घरों से लाशें उठेंगी तब जाके इनको अकल आएगी। आप 1,000 टेररिस्ट मार दीजिए, आप 10,000 आतंकवादी दहशतगर्द मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर के हाल कभी नहीं सुधरेंगे। और दूसरा 26/11, अगर भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं कि मैं गलत ही बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं, या मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे मुंह से ये गलती बात निकल रही है, लेकिन अगर बंबई में नहीं होगा, ये दिल्ली की कोशिश करेंगे, बैंगलोर की, चेन्नई की, हैदराबाद की, कलकत्ता की, कहीं की भी कोशिश करेंगे। अभी तो इनको हमने रोक रखा है, पर हमने इनको 10,000 बार रोक दिया। मैं कह रहा हूं इतने सालों में, 10-12 साल में 10,000 बार हमने रोक दिया। लेकिन आरिफ साहब, वही एक बार इनको सक्सेसफुल होना है कहीं से, छुपके से अगर निकल गए। स्लीपर सेल्स इंडिया में, इसीलिए आपको दूसरी चीज ये है कि आपको स्पेसिफिकली पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करना है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की, अफसरों की लाशें उनके गांव में, उनके घरों में नहीं पहुंचेगी, ताबूत में सब्ज परचम लहरा उसके ऊपर रखा हुआ, जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक पाकिस्तान को सबक नहीं मिलेगा। आप आतंकवादी, आप काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आप करते रहिए। आप 30 साल से कर रहे हैं, अगले 30 साल और करते रहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइंस हैं, आपको उनकी फॉल्ट लाइंस का मैंने आर्टिकल भी लिखा था। क्लॉज एक मैगजीन है, सेंटर ऑफ लैंड वॉरफेयर स्टडीज, उसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि पाकिस्तान का एक फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान में, आपको उन फॉल्ट लाइंस की आपको उनका फायदा उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके वहां पे शिया सुन्नी की फॉल्ट लाइंस हैं। पाकिस्तान में ज्यादा नहीं है क्योंकि सुन्नी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, शिया कम है। फिर वहां पे देवबंदी और बरेलवी की फॉल्ट लाइंस हैं। वहां पे अहले हदीस हैं, सेवनर्स हैं, ट्वेल्वर्स हैं, जो भी हैं। एक दूसरा जो बलोच हैं, फिर आपके महाजिर हैं, आपके आपके और लोग हैं जो गए हैं, जो पश्तून, अभी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वहां पे है। आप ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो वहां पे पाकिस्तान में जन्म ले रही है, ये सब पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस हैं। और इसके लिए एक खासा बजट तैयार करके खुले में आके इंडिया सपोर्ट करे इस चीज को। और यहां तक मैं कहूंगा कि मैं कई बार कह चुका हूं, मैं दोबारा आपकी शो में आरिफ साहब कहूंगा कि इंडिया बलोचों को, कम से कम जो सिंधु देश वाले हैं उनको, महाजिरों को, जो भी है, इनको आप एम्बेसी इन एग्जाइल का दर्जा दें इंडिया में। ठीक है? ये देखिए, या तो आप उनकी मदद करें जो बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं, या तो आप उनकी मदद करें, या आप उनकी मदद ना करें। आप एक बार भारत फैसला कर ले। ये थोड़ा बहुत मदद करना, फिर ना करना, फिर बात करना, फिर 15 दिन बात ना करना, ये इससे क्या होता है कि आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है, इंडिया के पास डिप्लोमेटिक क्लाउड की, डिप्लोमेटिक दम की कमी नहीं है, और दुनिया हमारा लोहा मानती है। और अमेरिका भी जानता है कि अगर चाइना के खिलाफ अगर कोई मुल्क खड़ा है तो भारत खड़ा है, और किसी की हिम्मत है नहीं इस एरिया में। तो हमें यह करना चाहिए आरिफ साहब कि नई दिल्ली में, चाणक्यपुरी में, एक लाइन से आप 4-5 पाकिस्तान की जो भी फॉल्ट लाइंस हैं, आप एम्बेसी इन एग्जाइल खोलें। अब बलोचों को बुलाएं, यहाँ पे जो बलोच हैं वो आएंगे, यहाँ पे महाजिर आएंगे, यहाँ पे पश्तून आएंगे, और आप बोलिए कि यहाँ पे, और इनका बजट तैयार करके इनके जो बच्चे हैं इनको ट्रेनिंग देनी है। पर ट्रेनिंग किस में? हथियार में नहीं ट्रेनिंग देनी, इनको ट्रेनिंग देनी है डिप्लोमेसी में, इनको पढ़ाई देनी है, इनको आला तालीम देनी है दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस में। फिर इनको बोलना है कि तुम जाओ और बच्चों अपनी कहानी सुनाओ कि पश्तूनों पे क्या जुल्म हो रहा है। तुम हार्वर्ड जाओ, तुम कैम्ब्रिज जाओ, तुम ऑक्सफोर्ड जाओ, तुम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाओ, तुम वाटन जाओ, तुम येल जाओ, तुम दुनिया भर के जो कॉलेजेस हैं यूरोप और अमेरिका में, हर जगह जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, दुनिया भर की जगह तुम जाओ और ये बात करो। तीसरी चीज, काउंटर प्रोपेगेंडा। एक तो एंटी प्रोपेगेंडा होता है, काउंटर होता है। एंटी वो हुआ कि पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करा और आपने उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करी, राइट? काउंटर प्रोपेगेंडा में आपने एक तो वो करा ही, जो करा, जो मैं बोल रहा हूं कि उसके खिलाफ करा। दूसरी चीज, आपने उसके पहले एक पाकिस्तान के खिलाफ जो नजरिया है, आपको वो सोशल मीडिया पे तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फंड करनी पड़ेंगी डॉक्यूमेंट्रीज, आपको फंड करनी पड़ेंगी वेब सीरीज, आपको फंड करना पड़ेगा सिनेमा, आपको फंड करनी पड़ेंगी हॉलीवुड की फिल्में। और जरूरी नहीं कि हर हॉलीवुड की फिल्म $100 मिलियन की बन रही है, $10 मिलियन की, 20 की भी बनती है, हर किस्म की। तो आपके पास एक बजट होना चाहिए। आपका $60 बिलियन का एनुअल डिफेंस बजट है आरिफ साहब, इंडिया का 60 बिलियन। आप ये सब चीजों के लिए $1 बिलियन नहीं दे सकते।
आप दे सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कितना है? 7,000 करोड़, कुछ भी नहीं है 7,000 करोड़। आप 7,000 करोड़ रुपए इसके लिए डालिए कि यही काम होगा कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस, इनके एम्बेसी, ये जो पश्तून है, महाजर है, इनके बच्चे, इनको आप दिल्ली में अब्रॉड आला तालीम दीजिए। और तालीम से फिर मेरा मतलब है, मैं फिर वाज़ेह तौर पे कहूं, ये हथियार, देखिए हथियार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। हथियार तो एक चीज है, आप इनको तालीम दीजिए डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। इनको मोटिवेट करिए और फिर इनको बताइए कि किस तरीके से तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे बाबाओं पे पाकिस्तान ने जुल्म करा है, और तुम जाके एक्सपोज करो। तो एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी चाहिए, जो हम लोग कहीं ना कहीं आरिफ साहब लैक कर रहे हैं, और ये हमें करना पड़ेगा। आपने ये जो स्ट्रेटेजी बलोच के हवाले से बताई, अब आज से 3-4 साल पुरानी बात है कि जिनीवा में मैं बैठा था मेहरान मरी के साथ और बरामदा गुप्ती के साथ। तो ये दोनों साला बहनों ये हैं, तो ये जा रहे थे बरामदा की, जिनीवा में अजाइलम एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, तो ये इंडियन एम्बेसी गए थे बर्न में और अजाइलम क्लेम की थी। तो भारत ने अजाइलम देने से इनकार कर दिया। क्या आप समझते हैं कि आपने जो कहा कि एक्साइल में एम्बेसी खोलनी चाहिए बलूचिस्तान की, क्या ये नजर आ रहा है आपको फ्यूचर में होता हुआ भारत की स्ट्रेटेजी चेंज होगी इस हवाले से, या बेचारे बलोच स्टेटलेस बैठे रहेंगे? यूरोप में इनके ऊपर इतनी पाबंदी है कि इनके फोन तक टैप हो रहे हो और इनकी इनकी मूवमेंट टोटल बाउंडेड, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप समझते हैं कि भारत की स्ट्रेटेजी चेंज होगी कोई? आरिफ साहब, मुझे पक्का 100% यकीन है कि भारत की स्ट्रेटेजी चेंज होगी। भारत का क्या है, एक टिपिकल नेचर है भारत का, जिससे काफी लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और काफी लोगों को समझ में नहीं आता। इंडिया क्या है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन इंडिया के कदम ऐसे नहीं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने फट से कारगिल के ऊपर अटैक कर दिया और 2 महीने बाद दुम दबा के वापस भाग गया। राइट, फट से 1965 में अटैक कर दिया अखनूर में, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। अखनूर अभी यूनियन टेरिटरी, पहले स्टेट था, अखनूर इज इन जम्मू, वहां पे अटैक कर दिया। फिर 20 दिन के बाद बोला, अरे साहब हमने तो दिफाई पाकिस्तान कर दिया, हमने लाहौर बचा। लाहौर तो बचा बचा था, लाहौर को क्या हुआ था? ये तो इन लोगों ने छेड़ा उसको, तब जाके लाहौर खतरा। तो इंडिया के साथ ये है कि इंडिया धीरे धीरे चलता है, लेकिन इंडिया पीछे कभी कदम नहीं लेता। हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान की टिपिकल, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे पाकिस्तान का सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि फौरन से 10 कदम आगे लो। ये 10 कदम आगे लेते हैं, फिर 100 कदम पीछे चले जाते हैं डर के मारे। इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया सिर्फ 4 कदम आगे लेगा, लेकिन इंडिया 1 कदम पीछे नहीं लेगा, वो 4 पक्के कदम होंगे। और मुझे यकीन है, जो आरिफ साहब आपने बात करी है, ये जरूर होगा। मैं भगवान से दुआ करता हूं, प्रार्थना करूंगा कि ये जरूर हो कि ये खुले। और जो जहां तक मेहरान मरी की बात है, आपने बरमदा बुक्ति की बात करी, और भी जो बलोच लीडर हैं, इनको ना, रादर देन सेइंग कि आप इनको ये असाइलम ये सब, दे शुड बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप। आप इनको इंडियन सिटीजन बनाए, इंडियन पासपोर्ट दें और बोलें कि आपको जो काम करना है इंडिया में करो ना। अब यूरोप में, अब ठीक है वो बेचारे इंडिया नहीं आ पा रहे क्योंकि हमारी कमी है ना, इंडिया की कमी है, उनकी कमी थोड़ा ना है। उन्होंने तो, वो तो क्या कर सकता है बेचारा आदमी, वो ब्रह्मदा गुप्ता क्या कर सकता है? अप्लाई तो कर सकता है, मेहरान मरी अप्लाई तो कर सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता। इंडिया को इंडियन सिटीजनशिप उनको देनी चाहिए, उनको घर देना चाहिए, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनको मंथली बजट देना चाहिए, उनके स्टाफ को तनख्वाहें देनी चाहिए। राइट, उनका एक ऑफिस होना चाहिए यहाँ पे प्रॉपर, उनका एम्बेसी इन एग्जाइल होना चाहिए, और उनको फिर उनके साथ ये डिस्कस करना चाहिए कि जी जो। और दूसरी चीज है कि बलूचिस्तान क्या है, बलूचिस्तान सिर्फ वो नहीं है जो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान वो भी जो ईरान के अंदर है, दोनों मिला के बलूचिस्तान है। वो बलूचिस्तान को आजाद अगर करना है, तो देखिए बलोच तो क्या कर रहे हैं ना, अपना खून बहा रहे हैं। राइट, ये जो बलोचों के सरदार बाहर बैठे हैं, क्यों बैठे? इनके खानदान वालों को मार दिया, नवाब साहब अकबर मुफ्ती साहब को इन्होंने शहीद कर दिया, तो करा ना पाकिस्तान ने। तो वरना अपना घर छोड़ के, आरिफ साहब एक बात, आपके ऊपर इतना प्रेशर है, अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता तो आप अपना वतन छोड़ते नहीं छोड़ते? आपके साथ जाति करी ना, आपके साथ जाति करी, टॉर्चर करा, इसलिए आप आए वहां से। मैं यही तो बात कह रहा हूं, ये पूरी स्ट्रेटजी गलत है। और मुझे यकीन है पक्का कि 1-2 साल में आप जरूर देखेंगे कि बहुत बड़ा कोई पॉलिसी चेंज आएगा। मैं तफसील से नहीं बता पाऊंगा इस चीज को, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज आएगा, और मैं इससे पूरी उम्मीद रखता हूं कि जितने भी आपके बलोच, बड़े नाम हैं छोटे नाम हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो बुक्ती हो, मरी हो, या कोई भी और कबीले का सरदार हो, राइट, अपने जो जो भी हो, हरबे मरी साहब, जो भी हो, ये सब लोग आए, इनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए और इनको सारी सहूलियत। देखिए, एक कहावत है, आपको पैसा लगाना पड़ेगा, भूखे पेट ना हो भजन को पाला। भगवान का भी भजन होता है ना, भरे पेट पे होता है। राइट, बलोच तो अपनी जानें दे ही रहे ना बलोचिस्तान में, वो और क्या कर सकते हैं भाई? इंसान अपनी और अपने बच्चों की जान दे सकता है, इससे ज्यादा हम क्या उम्मीद रख रहे हैं? पर क्या इंडिया वो कर रहा है जो इंडिया को करना चाहिए? इंडिया नहीं कर रहा, पर इंडिया करेगा जरूर, ये बात तय है। 100% आप लेके ले लीजिए गारंटी, इंडिया इसको करेगा आरिफ साहब, और ये जबरदस्त तरीके से इंडिया करेगा।
इसको, और ये जितनी भी चीजें हैं, ये एम्बेसी इन एग्जाइल, क्योंकि इंडिया पहले कर चुका है ये तिब्बत की एम्बेसी इन एग्जाइल है धर्मशाला में। अगर हम चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान किस गिनती में आता है? आप दीजिए ना चाणक्यपुरी में, जो ये पूरा मालचा मार्ग है चाणक्यपुरी का एरिया, एक लाइन में दीजिए उनको 8 प्लॉट की। यहाँ पे सिर्फ ये एक बलोच का होगा, एक मुहाजिर का होगा, किसका होगा, सब सिंधु देश का होगा, सबका होगा, अलग अलग। यहाँ से करें, आप मुहिम शुरू करें। मैं तो इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, पैसा भी नहीं लगता ज्यादा, और इसमें ज्यादा कोई कैपिटल, देखिए अगर यूरोपियन कंट्री कर सकती है सारे, लंदन तो एक ऐसी जगह है, ठीक है साहब, जहां पे सब कुछ बोलना अलाउड है। लंदन में तो दुनिया भर की चीज है, ठीक है, वहां पे लंदन से सो कॉल्ड खालिस्तान की भी मूवमेंट चल रही है, सो कॉल्ड कोट अनकोट कश्मीर को आजाद करने की भी मूवमेंट चल रही है, चल ही रही है ना। ये लॉर्ड नजीर जो जेल में गया, सॉरी जो जिसको अभी निकाला वहां से बेइज्जत करके, यही तो काम करता था, फ्री कश्मीर के पोस्टर बसों पे लगाता था। आईएसआई का आदमी है वहां पे, हम नहीं जान, मैं मिला हूं उसको किंग्स कॉलेज में। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सारिफ साहब कि अगर यूके में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? किस चीज की घबराहट है, किस चीज का डर है? अगर आप चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूं, अगर हर एक हिंदुस्तानी, क्योंकि आप भी अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आरिफ साहब, अगर इंडिया अपने आप को दुनिया का सुपर पावर दिखाना चाहता है तो इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। सबसे पहले जो अपनी हरकत है ना, अपनी हरकत सुपर पावर वाली करनी होगी। ये चुपचाप ये 1950 60 70s वाला इंडिया जो सबको कहता था जी आपको बुरा ना लगे, अगर किसी को बुरा लगता है तो हम तो चाहते हैं लोगों को बुरा लगे, लगे बुरा अच्छी बात है। मेजर साहब, अभी फ्रांस में एक प्रोफेसर का गला काटा गया। एक फ्रेंच के मरने पे फ्रेंच प्रेसिडेंट खड़ा हो गया और उसने नाम लेके कहा कि इस्लामिक टेररिज्म है। ऑस्ट्रिया में छोटा 26/11 हुआ। 26/11 तो हाई स्केल पे था, ये छोटा सा हुआ। ऑस्ट्रिया का प्राइम मिनिस्टर निकल पड़ा, इन्होंने नाम लेके इस्लामिक टेररिज्म कहा, इन्होंने इस्लामिक मस्जिदों पे पाबंदियां लगाई, नए लॉज आए। जबकि हम देखते हैं कि दुनिया में इस इस्लामिक टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम इंडिया है। गजवा हिंद के नाम का चूरन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हर मुसलमान को पिलाया जाता है। गजवा हिंद डायरेक्ट अटैक है हिंदुस्तान की आजादी के ऊपर। तो हिंदुस्तान ने आज तक इसको इस्लामिक टेररिज्म नहीं कहा, जबकि ये इस्लाम के नाम पे सारा कुछ हो रहा है खेल। तो क्या वजह है कि हिंदुस्तान मतलब कहीं ना कहीं तो जाके इस इशू को एड्रेस करना होगा ना? देखिए साहब, मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे लोगों में समझ की कमी है, या इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी चीज की कमी है। क्योंकि यहाँ पे जो भी थोड़ा पढ़ लिख जाता है उसको सबसे ज्यादा डर लगता है कि अगर किसी ने कम्युनल बोल दिया, तो अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूँ इस्लामिक टेररिज्म, और मैं 100 बार यूज कर भी चुका हूँ, अगर मैं यूज करता हूँ तो ये मेजर गौरव आर्या जो है, ये तो संघी है, ये तो बिगट है, ये एक बीजेपी का भक्त है, ये आरएसएस का है, ये पता नहीं कौन कौन सी चीजें। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूं नहीं, और मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करता। लेकिन ये इस तरीके से एक इसके ऊपर आरिफ साहब आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है। एक्चुअली मैं आपको वो भेजूंगा एक वीडियो, मैं कोशिश करूंगा उसको निकालने की। एक अंग्रेज है, जर्नलिस्ट है, जिसने बात बोली थी, मेरा वीडियो पड़ा था कहीं पे मेरे पास, कि बड़ी अच्छी उसने बात बोली कि ये चाइनीज तरीका है काम करने का। चाइनीज तरीका ये है कि जो चीज आपको बुरी लगे आप उसी पे अटैक करो। आपको इंडियंस इस चीज पे बड़ा गर्व करते थे कि हम लोग एक ऐसे मुल्क हैं, यहाँ पे हम सब लोग आराम से रहते हैं, एक साथ भाई बहन की तरह रहते हैं हम लोग सब, और वो मतलब हम लोग एक सेक्युलर मुल्क हैं। जबकि सेक्युलरिज्म का ये तो बाद में इंदिरा गांधी के टाइम पे जोड़ा गया था। बाबा साहेब अंबेडकर जी के टाइम पे तो जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें सेक्युलर वर्ड नहीं था, पर यहाँ पे यूज करा। तो उसमें क्या है कि यूज योर फॉल्ट लाइन्स, और यूज योर ओन, जिसको कहते हैं ना कि जो आपकी कमियां हैं, राइट, योर वीकनेसेस इज नॉट द राइट वर्ड, आई एम लुकिंग फॉर दैट वर्ड, यूज योर ओन वीकनेसेस अगेंस्ट यू। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि मैं आरिफ अजकिया साहब को बोलूंगा कम्युनल है तो आपको बुरा लगेगा इस चीज का, तो मैं बार बार आपको बोलूंगा कम्युनल है, चाहे कम्युनल हो ना, मैं आपको बार बार रिपीट करता रहूंगा मीडिया में, सोशल मीडिया में, आरिफ अजकिया कम्युनल है, कम्युनल है, कम्युनल। ये इंडिया में, और इंडिया में जो है इस्लामिस्ट का और कम्युनिस्ट का एक बहुत तगड़ा गठजोड़ है। ये आपको मिल जाएगा, जामिया मिलिया में भी मिल जाएगा आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आपको जादवपुर में यूनिवर्सिटीज के थ्रू अब ये धीरे 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 उनको उखाड़ रहे हैं।
और ये सब हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी कमी है और आपने ठीक पहचाना, हम में कमी है। अगर जो हमारी दुश्मनी जिससे है, अगर आप दुश्मन का नाम न लें, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और रेडिकल इस्लाम से बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है इंडिया को, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है सर। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है और इससे मुल्क खतरे में है। मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता आरिफ साहब यहाँ पे, कि मैं कोई लंबी बात कर दूं यहाँ पे और ये बोलूं कि सब यहाँ पे कुछ बहुत लड़ाइयां हो रही हैं दो कौम नहीं, मैं दो कौमों के बीच में, दो रिलीजन्स के बीच में हिंदू मुसलमान की लड़ाई की बात नहीं कर रहा। वो एक बहुत छोटी सी बात है। 130 करोड़ का मुल्क है। जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, जो बच्चों को भेजते हैं आईसिस के साथ लड़ने केरला से, जो वहां पे फिदाइन हमले करवा रहे हैं कश्मीर में, ये सब ऊपर से नीचे और बीच में भी जो लोग इनको टेलीविजन डिबेट्स पे इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं, जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही हो, हम आपके साथ खड़े हैं, और ये लोग खुद रेडिकल इस्लामिस्ट कहते हैं कि आपने बात करी गजवाए हिंद की, ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में शरिया नाफिज होना चाहिए, लेकिन ये आपस में चुप चुप के बात करेंगे शरिया नाफिज होना चाहिए, लेकिन जब सबके सामने बात करेंगे तो ये बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो ये तो बेसिकली मुनाफिक है ही। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडिया की जो सेक्युलर आइडेंटिटी है उसका फायदा उठा के, इसीलिए तो ये लोग इतना ज्यादा यूरोप में क्यों एक्टिव है। यूरोप को भी यही प्रॉब्लम है ना, यूरोप की यही प्रॉब्लम है। बट मुझे एक बात, मैं आरिफ साहब आपसे भी एक बात समझना चाहता हूँ, आप तो विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं आप, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जिसको हम व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हैं ना, व्हाइट मैन्स बर्डन, यानी कि अंग्रेजों ने जुल्म करा, अंग्रेजों ने तशद्दुद करी, तो फिर अगर कोई कहता है अंग्रेजों को कि यू आर रेसिस्ट और अंग्रेज को बुरा लगता है, तो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने कॉलोनियल एक्सपीरियंस था दुनिया का, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को गायब कर दिया, मार दिया, स्लेवरी में भेज दिया, तो अंग्रेज कहीं गिल्टी थे। मुझे तो आरिफ साहब ये समझ में नहीं आता कि हमारे ऊपर तो राज हुआ, हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे मतलब हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं ने किसी का क्या बिगाड़ दिया जो सम हिंदूज फील गिल्टी, गिल्टी फॉर व्हाट हैव वी डन एक्चुअली, मतलब हमने किसी के साथ क्या बुरा करा। मैं तो यही समझ समझ के मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आई कैन अंडरस्टैंड ना कि अंग्रेजों ने, चाहे वो डच थे, अंग्रेज से एक जेनरिक टर्म यूज कर रहा हूँ, पोर्चुगीज हो सकते हैं, डच हो सकते हैं, फ्रेंच हो सकते हैं, इंग्लिश हो सकते हैं, ब्रिटिश हो, यानी कि और भी कुछ लोग हो सकते हैं, उन्होंने तो करा ना, 3/4 ऑफ द नोन वर्ल्ड पे उन्होंने रूल करा है, अफ्रीका से लेकर एशिया से लेकर पूरा दुनिया में उन्होंने रूल करा है। तो इफ दे फील गिल्टी, एक जमाने में रुडयार्ड किपलिंग ने बात करी थी व्हाइट मैन्स बर्डन की, कि ये काले नंगे हैं, इनको इनको सिविलाइज करना, ये जाहिल हैं, इनको सिविलाइज करना एक गोरे आदमी का फर्ज है, ऐसा उन्होंने कहा था। व्हाइट मैन्स बर्डन किपलिंग ने कहा था, किसी और ने कहा था, आई कुड बी मिस्टेकन। तो व्हाइट मैन्स बर्डन, तो आई अंडरस्टैंड व्हाइट मैन्स गिल्ट भी वैसी एक चीज है, ये सच है। आप कभी भी लंदन में किसी को अगर बोल दीजिए, किसी भी पढ़े लिखे आदमी को कि यू आर अ रेसिस्ट, या अमेरिका में बोल दीजिए यू आर अ रेसिस्ट पढ़े लिखे आदमी को, तो ही टेक्स 3 स्टेप्स बैक, क्योंकि अमेरिका हैज बीन रेसिस्ट। उन्होंने जो ब्लैक्स के साथ करा, अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बुरा ही करा, उन लोगों के साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पर हिंदू ने किसी के साथ क्या कर दिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जो दिमाग में इतना गिल्ट है। ये कुछ नहीं है साहब, ये स्टॉकहोम सिंड्रोम आपने सुना होगा, स्टॉकहोम जी सिंड्रोम है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ, और इसमें जो हाईजैकर्स हैं ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये जिहाद की जो बात करते हैं, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, जो जिहादी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये हिंदुओं में, काफी हिंदुओं में स्टॉकहोम सिंड्रोम है कि जो आपको हाईजैक करता है, जो आपको किडनैप करता है, आपकी उसके लिए सिंपैथी बन जाती है। सो आई थिंक देयर इज अ लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल स्टॉकहोम सिंड्रोम। मेजर साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में 2-3 बार केरला का जिक्र किया। केरला इज ए स्टेट रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। आई थिंक इट इज द ओनली स्टेट रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। क्या आप नहीं समझते, जैसे आपने अभी कहा कि व्हाइट मैन्स गिल्ट और व्हाइट मैन्स बॉर्डर, तो हिंदुस्तान में मुसलमान से ज्यादा ये लिबरल्स और कम्युनिस्ट हैं जो कि इनको स्टैंड देते हैं। हम जब भी बात करेंगे, जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे शाहीन बाग में मुसलमानों ने बेशक प्रोटेस्ट किया, लेकिन फ्रंट पे तो हिंदू आ गए थे ना, जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे बॉलीवुड उनको खुल के सपोर्ट कर रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी कोई बात होती है तो ये हिंदू लिबरल और ये बहुत ज्यादा आगे जाके उसको वो करते हैं, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? फिर दुनिया कहती है कि देखें लिबरल हिंदू इनको रोक रहा है, ये संघी हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, ये हैं वो हैं, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? आरिफ साहब, चाहे आप शाहीन बाग ले लीजिए, चाहे आप कोई ले लीजिए, बैठने वाले हो सकते हैं मुसलमान हैं, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में 1% मुसलमान है और 99% जो हैं वो आपके मार्क्सिस्ट हैं, जिसमें से ज्यादातर हिंदू हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आपने बिल्कुल सही बात छेड़ी, मैं आपको बताता हूं उसका रीजन क्या है। ये पहले होता था जब तक और सरकारें चल रही थी, तो इनको स्टेट पैटर्नेज भी थी, इनको पैसा भी था, सब कुछ था, चल रहा है, राइट।
अब ये क्या हुआ कि मोदी के आने के बाद सब कुछ बदल गया और भारत में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए मोदी के आने के बाद। और ये चेंजेस इनको हजम नहीं हो रहे आरिफ साहब, ये चेंजेस इनको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहे, क्योंकि इनको अभी लग रहा है कि वो जो एंकर था वो एंकर खत्म हो गया। केरला से, मैं केरला का नाम क्यों ले रहा हूँ, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे रेगुलरली ये देखा गया कि लोग इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने सीरिया जा रहे हैं? कौन से स्टेट से जा रहे हैं? केरला से जा रहे हैं। कश्मीरी आपको नहीं मिलेंगे, आपको केरला के जरूर मिलेंगे, और मुख्तलिफ पार्ट्स के इंडिया के मिलेंगे, ज्यादातर 99% केरला के। यही है इनको गठजोड़ तोड़ने का। मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये जो है ना, दिस इज अ फाइट। मैं आई डोंट वांट टू बी ओवरली ड्रामेटिक अबाउट इट कि मैं कोई बहुत ओवर द टॉप बॉलीवुड टाइप का कोई स्टेटमेंट दूं, लेकिन कहना जरूरी है, एंड आई थिंक दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स इट, दिस इज अ फाइट फॉर द सोल ऑफ इंडिया। ये भारत की आत्मा के लिए लड़ाई है, एंड आई डोंट वांट टू बी ड्रामेटिक अबाउट इट, जस्ट टू टेल यू। ऐसा है कि ये जब तक ये जो लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट हैं, जब तक आप इनको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे ना, और मुझे तो अभी भी, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जो शाहीन बाग में जो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुझे आज भी लगता है कि उनको बेवकूफ बनाया गया और उनको दबा के बेवकूफ बनाया गया। आप उनको मतलब, और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि हमारी सरकार के साथ भी, सबके साथ भी, वी ट्राई टू बी मोर लिबरल देन द लिबरल्स। अमेरिका में एक जमाने में कम्युनिस्ट होना एक जुर्म हुआ करता था, आप कम्युनिस्ट आपको जेल में डाल देती थी एफबीआई। इट वाज अ प्रॉपर क्राइम, अमेरिकन पीनल कोड के तहत इट वाज अ क्राइम टू बी अ कम्युनिस्ट। बट हम तो भाई अमेरिका से भी बड़ी डेमोक्रेसी है, हम तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भाई इंडिया में आप जो कुछ कहें फ्रीडम। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया में लिबरल कहते हैं वो सबसे बड़ा मक्कार है। जो इंडियन अपने आप को लिबरल कहे वो सबसे बड़ा मक्कार, सबसे बड़ा धोखेबाज है, और धोखा देश को नहीं दे रहा, वो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को धोखा दे रहा है। लिबरल का क्या मतलब है? लिबरल का क्या मतलब है आरिफ साहब? लिबरल का ये मतलब है कि साहब, मेरे आरिफ साहब से इख्तलाफात हो सकते हैं, मैं आपकी बात से जिसको कहते हैं कि मैं आपकी बात से अग्री नहीं भी करता हूं, राइट, लेकिन आपकी बात कहने का जो आपका हक है, मैं उस हक की इज्जत करता हूं। एक फ्रेंच फिलोसोफर था, आई थिंक वोल्टेयर या कोई था, जिसने बोला था कि आई डिसएग्री विद एवरी वर्ड यू से, बट आई शैल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। ठीक है ना? अब देखिए क्या होता है कि जो इंडियन लिबरल्स हैं वो किसी और की बात नहीं सुनना चाहते। आप जाइए, आप जेएनयू कहीं और में जाइए, अगर आप उनके आइडियोलॉजी से अलग कुछ बोलेंगे, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हेकलिंग शुरू कर देते हैं, फिर अपने आप को लिबरल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है अपने आप को लिबरल्स कहना। ये लिबरल है नहीं, दीज पीपल आर एक्चुअली, जो इंडिया के लिबरल्स हैं आरिफ साहब, ये सबसे बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। दिस इज अ टेररिस्ट माइंडसेट कि आप किसी को टॉलरेट कर ही नहीं सकते, ये किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते। आप टीवी डिबेट्स पे भी देखिएगा कि आप बात करेंगे, वो अगर मुझे कोई बोल रहा है तो ठीक है, कभी कभी गर्मा गर्मी हो जाती है, वी इंटरप्ट ईच अदर, और मैं भी करता हूं, मैं भी इसके लिए गिल्टी हूं। बट जनरली आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूं, मैं कामयाब नहीं होता 100%, 50% कामयाब हो जाता हूं मैं, कि भाई कोई और बोल रहा है कि बीच में इंटरप्ट ना करें। लेकिन आप जब भी आप बात करेंगे, अगर वो लेफ्टिस्ट होगा, अगर वो मार्क्सिस्ट होगा, जरूर बीच में इंटरप्ट करेगा, क्योंकि अपने माइंड में वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई, इनको टाइट करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। आपको एक बात पता है, एक सीआरपीएफ जो हमारी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके मैं एक ऑफिसर से बात कर रहा था। मैं शूट करने गया था रेड कॉरिडोर, और मैं रेड कॉरिडोर के बिल्कुल वो झिरम घाटी वाला एरिया है जहां पे एम्बुश वैम्बुश आईडीज वाईडीज, वो पूरे एरिया में मैं बहुत घुमा हूं सीआरपीएफ के साथ। वो ऑफिसर, हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर, जिसने बहुत एक्शन करा, जिसने बहुत वहां पे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं शेर का बच्चा, उसकी आंख से आंसू निकल गए। और उसने ऑफ कैमरा मुझे एक बात ये बताई, उसने बोला, मेजर साहब आप बताइए सर, मैं नक्सलों के साथ लड़ूं कि मैं कोर्ट में केस लड़ूं? क्योंकि इनको नक्सल को सपोर्ट करने वाले दिल्ली में, पता नहीं कैसे मैसेज जाता है, यहां पे एनकाउंटर होता है, वहां पे मेरे खिलाफ दिल्ली में केस हो जाता है। ये इनकी स्ट्रेटेजी, और इनके पास पैसा बहुत है। तेंदुपत्ता स्मगलिंग से, सिर्फ सर तेंदुपत्ता स्मगलिंग से, सिर्फ छत्तीसगढ़ से 400 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा है इनका, सिर्फ तेंदुपत्ता स्मगलिंग से 400 करोड़ रुपए। इसके अलावा सुनिए आप, टिम्बर स्मगलिंग, जंगल के जंगल काट के ये लोग बेचते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए का फायदा है। ये एक्सटॉर्शन करते हैं, ये टैक्स कलेक्शन सेंटर्स लगाते हैं, इनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है रेड और कॉरिडोर में। फंडिंग भी है जी फॉरेन फंडिंग भी है, जैसे कि चर्चों वगैरह को। सर, बिल्कुल बिल्कुल आरिफ साहब, फॉरेन फंडिंग तो है, पर मैं बता रहा हूं, इनके पास खुद का इतना पैसा है कि ये फॉरेन को फंड कर दें। ये तो फॉरेन से फंडिंग क्यों लेते हैं, इनके पास इतना पैसा है, इनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं रेड कॉरिडोर में, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज इनके पास पैसा है। और ये पैसा क्या, टॉप वकील इनके पास पहुंच जाएंगे, ह्यूमन राइट्स वाले।
इनके सेट वकील हैं 8-10, उनका काम ही है, वहां से फोन आया यहाँ पे केस फाइल करा, यहाँ पे फोन आया केस फाइल करा। तो इन्होंने ऐसे हाथ बांध दिए हैं और ये काम करते हैं। आपको इंडिया को देखिए, फौज में एक कहावत है, आयरन फिस्ट इन वेलवेट ग्लव, यानी कि एक लोहे का पंजा और ऊपर से वो मखमल होता है ना, जो क्या बोलते हैं, मलमल, वेलवेट, वो चढ़ाया हुआ है। जो आम हिंदुस्तानी है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कि बिल्कुल बेगुनाह है, मासूम है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए तो वेलवेट ग्लव होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट का। और जो ये सब उल्टी सीधी बातें करते हैं, राइट, आप उसके लिए वेलवेट ग्लव निकालो। दे शुड सी इंडियाज आयरन फिस्ट। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ब्रूटल, एब्सोल्युटली रूथलेस। अभी शर्जील इमाम का केस कल आया था। शर्जील इमाम का केस क्या था? शर्जील इमाम ने एक्चुअली बोला कि मैं वो काट दो एरिया चिकन नेक का। अब दिल्ली कोर्ट ने बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ, उसके खिलाफ सब्सटेंशियल एविडेंस है हमारे पास कि वी कैन प्रोसीड विद द केस। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सामने रखते हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सामने रखते हुए, सब कुछ सामने रखते हुए, उसके पीछे छुप के, राइट, आप ये आपको गाली देंगे, राइट। हमें तो बचपन से मेरे घर में ये सिखाया गया है कि हर एक मजहब की इज्जत करो, राइट। मैं आपको बता रहा हूं, हर एक मजहब की इज्जत करो, क्योंकि सब बराबर है। मैं एज अ हिंदू, मैं ये नहीं समझता कि मेरा मजहब किसी और के मजहब से सुपीरियर है। नहीं है सुपीरियर, हम सब बराबर हैं, उसने बनाया है सबको। हम बराबर, आप बराबर, सब बराबर हैं, ठीक है। आपको भी काटोगे खून निकलेगा, मुझे भी काटोगे खून निकलेगा। ये क्या करते हैं कि इन्होंने इसमें लेफ्ट के साथ यहाँ पे रेडिकल इस्लाम मिक्स कर दिया। इसलिए जब आप शाहीन बाग का वो देख रहे थे, जो बेचारे गरीब मुसलमान थे वहां पे बैठे, उनको तो पता ही नहीं, ठीक है, वो तो आके बैठ गए वहां पे, उनको बोला बैठ गए, वो बेचारे बैठ गए, उनको पैसा मिला, बिरयानी मिली, जो मिला वो बैठ गए बेचारे। अब क्या था कि इसमें जो इस्लामिस्ट थे, रेडिकल इस्लामिस्ट, शर्जील इमाम जैसे, या वो उमर, क्या नाम है उसका, उमर जैसे, जो जेएनयू के, हाँ, उमर खालिद खालिद और शेला राशिद, ये सब लोग क्या करते हैं कि दीज आर रेडिकल इस्लामिस्ट्स, जो कि लेफ्टिस्ट्स का जामा पहन रखा है इन्होंने, यानी कि हैं दिल से रेडिकल इस्लामिस्ट्स, लेकिन सामने दिखाएंगे कि हम लेफ्टिस्ट्स हैं। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला देंगे। आप टीवी डिबेट्स में देखिए हर समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो, और मैं तो कश्मीर अक्सर जाता रहता हूं, जो टीवी डिबेट्स थे, अक्सर 2-3, ज्यादा नहीं, 5-7 रेगुलर हैं कश्मीरी पैनलिस्ट। 2 ऐसे हैं, मैं जिनका नाम नहीं लूंगा, बाकी 4 ठीक हैं बिल्कुल, या 5 ठीक हैं। 2 ऐसे हैं जो रेगुलर बात करेंगे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। आपको लगेगा देखो कितना भला आदमी है, पर मैं कहता हूं कि इसी आदमी का वीडियो, इन्हीं 2 शख्स का वीडियो आप देखिए, 1 साल पहले का, एब्रिगेशन ऑफ 370, इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रखा है। बाबर कादरी को तो गोली मार दी, टेररिस्ट ने गोली मार दी, है ना, और वहां पे और 1-2 और हैं यहाँ पे, जो ऐसे ही, जब यही लोग कहते थे कि हुर्रियत तो बहुत अच्छी है और कश्मीरियों का वो करती है, ये करती है, अब जब से हुर्रियत चली गई, इनको पैसा कहीं और से मिलने लग गया। सो ये एक बहुत बड़ा गेम है, और इसको ये डंडे के आ रहे हैं आरिफ साहब, ये डंडे के आ रहे हैं। ये ऐसे नहीं मानने वाले जो हम लोग सोच रहे हैं कि कोर्ट में केस कर लेंगे, नहीं, इनको ये नहीं, इनको ये डंडे के आ रहे हैं। ये इनको राष्ट्रीय राइफल्स वाली ट्रीटमेंट चाहिए। जब तक आरआर की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ये देश की, मैं बता रहा हूं, ये देश का दोबारा एक बार पार्टीशन करवा के मानेंगे ये लोग। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हमने एक और चीज देखी है कि कम्युनल पॉलिटिक्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इजाजत नहीं है। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट जो भी है, लेकिन 1946 में इलेक्शन होते हैं हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे, और उसमें मुस्लिम सारी सीटें मुस्लिम लीग ले जाती है। क्या बिहार में अभी लास्ट इलेक्शन में ये रिपीटेशन नहीं हुआ? एक आदमी है अवैसी जो मुसलसल कम्युनल वेनम थूकता जा रहा है, और वो कम्युनलिज्म को एक ट्रेड बना के दोनों भाई चला रहे हैं। बिहार में इन्होंने 5 मुस्लिम सीटें जीत ली। क्या वेस्ट बंगाल, बिहार, ये जगहों पे क्या ये डेवलप नहीं हो रहा है? इसको कैसे रोकेंगे? क्या वो बार बार एक ही बात अपने खिताब में नहीं कह रहा कि मुसलमानों को यूनाइट हो जाना चाहिए और हमको लड़ना चाहिए और ये सब चीजें? क्या ये कम्युनलिज्म नहीं है? इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? देखिए, अगर ओवैसी करेगा तो ओवैसी लिबरल है, ठीक है। अगर वही चीज कोई हिंदू करेगा तो वो कम्युनल बन जाता है। पहली चीज तो आप इंडिया का गेम समझ लीजिए, ठीक है साहब। अगर कोई हिंदू कहता है कि साहब जितनी भी शादी हुई हैं इसमें से ज्यादातर जो हैं, जो इंटरफेथ मैरिजेस हुई हैं, तो उसमें लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, ये लव जिहाद का जो भी मामला चल रहा है, तो वो कम्युनल हो जाता है। लेकिन अगर उल्टी बात हो जाती है इससे, अगर आप बरखिलाफ ले लें, जहां लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, फिर वो हिंदू कम्युनल हो जाता है। ये एक स्टैंडर्ड फीचर है। मैंने आपको क्या बोला ना, बीट
बीट यू विथ योर ओन सिस्टम्स, आपको आप ही के सिस्टम से मारेंगे ये लोग कर रहे हैं। जहां तक ओवैसी की आपने बात करी, ओवैसी की पार्टी का नाम देख लीजिए ना, बीजेपी का नाम क्या है? बीजेपी को कमेंट किया, बीजेपी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। वो हिंदू जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। इसका नाम है क्या, समथिंग मुत्ताहिद मुस्लिमीन, समथिंग लाइक दैट, राइट। इसकी AIMM जो भी है इसका नाम, पार्टी का नाम, ओवैसी की पार्टी का नाम। और उसके भाई, ये इसी का भाई ने तो बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम देखते हैं कि कौन। तो ये सब लोग कम्युनल हैं और ये वोट जीत रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसका फिर क्या होगा, ये इससे फसाद होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ओवैसी यही चीज जो उसको बिहार में सक्सेस मिला, ओवैसी कहीं और करेगा। और ये जितनी भी लेडी जर्नलिस्ट्स हैं कुछ, और कुछ मेल जर्नलिस्ट्स हैं, राइट, हु राइट फॉर वेरियस पब्लिकेशंस इन इंडिया, है ना, ये विक्टिम कार्ड खेलने में साहब ये ऐसे हैं आरिफ साहब कि आप हैरान हो जाएंगे। ये आपको मारेंगे, आपकी गर्दन उतारेंगे, फिर ये बेचारे भी बनेंगे और लोग इनके साथ सिंपैथाइज भी करेंगे, इनको पैसे भी देंगे और इनको घर तक भी छोड़ने जाएंगे। इन्होंने एक ऐसा निजाम यहां पे इंडिया में बना रखा है कि खास तौर से 2-3 जर्नलिस्ट हैं ऐसे, जिसमें 2 लेडीज हैं और एक देयर इज वन मैन। अब आप चुटकी बताते, आप देखिए किस तरीके से विक्टिम, हाय हम विक्टिम हैं, वी आर विक्टिम्स, हमारे साथ बुरा हुआ है। और पार्टी में जब मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे से ही बोलते हैं कि हमने हिंदुओं के ऊपर 800 साल राज करा। अगर हिंदुओं के ऊपर आपने 800 साल राज करा है, जो कि हम कह रहे हैं आपने करा है, मना नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि आपने नहीं करा, आपने करा है। अगर आपने हिंदुओं के ऊपर 800 साल राज करा है तो कुछ साल हिंदू भी कर लें, तो फिर आपको क्यों बुरा लगता है? ये तो क्रिकेट का गेम है आरिफ साहब, यहाँ पे बैटिंग सबकी आती है, कर लें। अगर कोई गलत कर रहा है तो हिंदुस्तान का संविधान है, आपने तो तब राज करा था जब कोई भारत में संविधान था ही नहीं। वो बादशाह सलामत हुआ था, बादशाह सलामत कहता है अच्छा तुम हिंदू हो, अच्छा ठीक है, मैं शाम को बोर हो रहा हूं और कुछ है नहीं, नाच गाना तो हो नहीं रहा, अच्छा 10 हिंदुओं को बुला के जरा सर काटो, मैं यही देखता हूं। बोर हो रहा है, वो कर सकता है, कौन पूछने वाला है। अगर औरंगजेब ने, आज मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी, जो सिखों के गुरु थे। कितने गुरु हैं जिनके सर कलम करे गए, जिनको इतना टॉर्चर करा गया, बॉइलिंग ऑयल में, बॉइलिंग पानी में डाला गया। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि क्या नहीं करा। इन लोगों ने क्यों जन्म लिया, छत्रपति शिवाजी ने क्यों जन्म लिया, सिख गुरुओं ने क्यों जन्म लिया? क्योंकि हिंदुओं को इतना ज्यादा टॉर्चर कर लिया कि किसी ना किसी को तलवार उठानी पड़ती। अगर औरंगजेब प्यार से रहता, अगर औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ गलत काम ना करता, टॉर्चर ना करता, उनकी औरतों को नहीं उठाता, उनके आदमियों के सर कलम नहीं करता, छत्रपति शिवाजी जन्म नहीं लेते। छत्रपति शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार उठाई थी। और छत्रपति शिवाजी ने मैं आपको आरिफ साहब, मैं आपको बता रहा हूं, कभी एक किसी को नहीं बोला होगा, किसी गैर हिंदू को, कि तुम हिंदू बन जाओ। अगर कोई बोला है तो मुझे बताएं, तो मैं माफी मांगने को आप ही शो में आके दोबारा माफी मांगूंगा कि उन्होंने बोला है। ये होती है ट्रू सेक्युलरिज्म। आपने मजबूर करा, आपने छत्रपति शिवाजी को मजबूर करा कि आप हथियार उठाओ, आपने मजबूर कर दिया उस शख्स को। वो ये सब जो लड़ाइयां हुई है ना, ये सिख गुरु थे, आपने मजबूर करा है। गुरु गोविंद सिंह जी को मजबूर करा आपने। ये खालसा पंथ जो बना, जो सिख अभी जो पगड़ी बांधते हैं और कड़ा, ये सब, ये क्यों सिखों ने क्यों जन्म लिया? जो खालसा पंथ है, खालसा पंथ ने क्यों जन्म लिया? खालसा पंथ ने जन्म लिया, एक बहुत अच्छी किताब है, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं आरिफ साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक किताब है, इट्स एक्चुअली फारसी में पोएम है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, इट इज कॉल्ड जफरनामा। जफरनामा है और उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है। ओरिजिनल जो थी ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखी थी। जफरनामा उन्होंने तब लिखी थी जब चमकौर साहब की बैटल ऑफ चमकौर साहब हुई थी, तो वो लड़ाई हुई थी। उसके बाद जो अपनी जबान तोड़ी थी औरंगजेब ने, बादशाह होने उसने, औरंगजेब ने जो अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बोलता था और सच्चा मुसलमान बोलता था, उसने कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाई थी, उसने कसम तोड़ दी। तो कसम तोड़ने के बाद यहां से उसको एक चिट्ठी मिली, और चिट्ठी किन्होंने लिखी? चिट्ठी लिखी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, और कंप्लीट पोएम इट वाज कॉल्ड जफरनामा। आप पढ़िएगा उसमें इतना। और जफरनामा, मैं बार बार कहता हूं, जफरनामा शुड बी द प्रेमिस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। रीढ़ की हड्डी तो हो यार, सॉलिड। देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हमने भी पढ़ा है कि इवन इन्होंने जंग के दौरान भी मुसलमान सिविलियन की रक्षा की थी,
और कई ऐसे वाकयात थे जिसमें इन्होंने कैदी जो मुसलमान थे उनकी भी रक्षा की थी और उनको भी वापस भेजा था जिंदा। वरना मुसलमानों की ये रिवायत नहीं है, इवन कुरान में मौजूद है कि जंग के दौरान जहां कुफार को देखो मार दो। आगे आपसे इसी हवाले से एक सवाल है, जर्नलिस्ट की आपने बात की थी अभी, जो हमारे भारत देश के एक जर्नलिस्ट हैं अर्नब गोस्वामी जी, और अर्नब ने वो इश्यूज उठाए जो किसी की हिम्मत नहीं थी उठाने की, जो सोच भी नहीं सकते थे ये जर्नलिस्ट जिनके आप नाम नहीं ले रहे लेकिन सब जानते हैं कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग सदियों से एक ही किस्म की जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अर्नब ने उस इकोसिस्टम को तोड़ा और अर्नब ने एक नई जर्नलिज्म और सच बोलने की मतलब कीमत भी बहुत हो चुका रहे हैं। क्या केस है ये, क्यों उनके पीछे पड़े हुए कुछ लोग, एक खास तौर पे एक स्टेट की सरकार? देखिए, उनके खिलाफ सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार नहीं पड़ी, उसके पीछे तो वो कहते हैं ना, डॉन के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। तो इसके पीछे तो पुलिस नहीं तो लोग तो कम से कम पड़े ही हैं काफी अर्नब के। अर्नब थोड़ा सा वो पंजाबी में कहते हैं ना मलंग, वो आरिफ साहब वो थोड़ा मलंग टाइप का आदमी है वो। मैं तो उसको बहुत तब से जानता हूँ, जब से हम लोग 19-20 साल के थे, 18-19 साल के, मैं तब से अर्नब को जानता हूँ 19-20 साल से। तो व्हेन वी वेरी वेरी यंग कॉलेज में थे, वो तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। वो मलंग टाइप का है वो, उसने जो सोच लिया उसने सोच लिया। उसका एक आपने देखा होगा जब वो जेल से छूट कर आया और जेल में उसके साथ कितना बुरा सलूक करा जो करा, उसका कितना किलो वजन घट गया दिख रहा था साफ बिल्कुल। और पता नहीं उसको खाना दिया नहीं दिया, क्या करा, किस हाल में रखा। अर्नब आया, वो डायरेक्टली स्टूडियो आया और स्टूडियो से लाइव गया। वो उसका कन्विक्शन का मामला है अर्नब का। जो लोग कहते हैं ना कि ये ऐसा है वैसा है, साइड लेता है और अन बायस्ड है, वो तो खुद कहता है मैं बायस्ड हूं। वो तो खुद कहता है जर्नलिज्म वर्नलिज्म बाद की बात है, पहले नेशनलिज्म आती है। जो देश के लिए ठीक, जो मुझे लगता है देश के लिए ठीक है, मैं वो करूंगा, और उसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं वो चुकाऊंगा। तो चुका रहा है कीमत, और खुशी खुशी चुका रहा है, और उसके घर वाले चुका रहे हैं, उसकी बीवी चुका रही है, उसका बेटा चुका रहा है, सब चुका रहे हैं। क्योंकि यू सी, उसने सोच लिया है कि तुम जो करोगे मैं तो रुकूंगा नहीं, मैंने तो यही काम करना है, मैंने तो करना ही यही है। अब तुम्हें जो करना है तुम करो, इट्स अप टू यू। तुम्हें जेल में डालना है जेल में डालो। लोग इतने परेशान हो गए थे जब अर्नब को ले जा रहे थे, अचानक वहां से जो क्वारंटाइन एरिया से वो तलोजा जेल ले जा रहे थे उसको, तो लोगों को ये लगा कि बीच में कहीं उसको मार ना दें, उसको एनकाउंटर ना कर दें। मेरे पास कितने मैसेजेस आए, मैं अर्नब का फोन तो था नहीं उसके पास, मैं कैसे संपर्क करता, मैं किस तरीके से कांटेक्ट करता। लेकिन मुझे भी घबराहट तो हो रही थी कि यार कुछ करना चाहिए, ये लोग करना चाहिए। फिर मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारे जो जर्नलिस्ट थे, जो हमारे हमारे ये रिपब्लिक भारत के खास तौर से वहां पे जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने पीछा करा जर्नलिस्ट ने, और वो पीछे भागे। और तो हर समय कैमरा की नजर में तो वो कुछ कर नहीं पाए। अब वो जेल के अंदर अर्नब को डाल दिया, तलोजा जेल के अंदर डाल दिया अर्नब को जब जेल के अंदर। तो उसके बाद फिर वो अलग अलग जगह रिफ्यूज हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, आइकॉनिक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई अगर आपको नहीं पसंद है, वही तो मैं बार बार कहता हूं लोगों से, तुम्हें नहीं पसंद है अर्नब गोस्वामी, तुम देखते क्यों? और ये लोग इतने बेवकूफ हैं जो अर्नब को अपोज करते हैं, ये देखेंगे भी अर्नब की शो, ये अर्नब की शो देखते भी हैं, फिर अर्नब को रिपब्लिक को गाली भी देते हैं, और अगले दिन फिर 7 बजे पूछता है भारत, टीवी खोल के बैठ जाएंगे उसके सामने। अरे तुम्हें अर्नब नहीं पसंद है ना, उसकी शक्ल नहीं पसंद है, मत देखो उसको। अर्नब तुम्हारे घर गया था हाथ जोड़ के कि भाई साहब आ जाओ, ये देखेंगे फिर। तो ये इन लोगों का, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट सच पीपल। वो अपने काम पे लगा हुआ है। मेरी कल भी उससे मुलाकात हुई थी अर्नब से, तो वो लगा हुआ है अपने काम पे। परसों मिला था मैं, कल नहीं मिला था, परसों मिला था। वो अपने काम पे लगा, वो नहीं रुकने वाला आरिफ साहब। अच्छा, मेजर साहब, सरहद के उस पार चलते हैं। एक वहां पे जमात है पीटीएम। आपने देखा होगा कि पख्तून को पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी ने हमेशा यूज किया। इवन 1948 में जेएनके में भी इन्फिल्ट्रेशन पख्तूनों के जरिए करवाई गई। अफगान वॉर में पख्तून टेररिस्ट भी पख्तून था, मर भी पख्तून रहा था, और पंजाबी आर्मी डॉलर लूट रही थी। पीटीएम की सूरत में एक पख्तून रिवाइवल हुई है। आप किस तरह इसको देखते हैं? क्या ये रीयूनिफिकेशन ऑफ पख्तून बेल्ट अक्रॉस ड्यूरेंट लाइन आप देख रहे हैं होता हुआ? ये कहां जाएगी पीटीएम? आरिफ साहब, एक तो मैं पीटीएम को देख के बड़ा सरप्राइज हूं। मुझे ना बात समझ में नहीं आती, क्योंकि पठानों पे कोई राज नहीं कर पाया। थोड़े समय के लिए उस एरिया पे राज था जब महाराजा रंजीत सिंह जी थे। पठानों पे तो कभी, पठानों ने तो सोवियत रशिया को उससे भिड़ गए।
सोवियत रशिया से भिड़ गए, पठान भिड़ गए आपके अमेरिका से भिड़ गए। तो जो पीटीएम है, पीटीएम इज अ टोटली पीसफुल मूवमेंट। अब ये दूसरी बार हम देख रहे हैं, एक तो वो फ्रंटियर गांधी थे, खान अब्दुल गफार खान, जिनके वो खुदाई खिदमतगार थे और ये सब लोग थे, तो वो हमने देखा कि पठान पीसफुल है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जो मुझे लग रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहूंगा बट है भी कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास जिसको हिंदी में कहते हैं, कि पीसफुल पठान हम देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे वायलेंस नहीं हुआ पीटीएम की रैलीज में ना। वो मंजूर पश्तीन है, वो तकरीर करता है, लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पर देखिए एक बात तो मैं मानता हूं, और आरिफ साहब आप भी मानेंगे, ड्यूरेंट लाइन जो है ये फेक है। ड्यूरेंट लाइन फेक है। जो ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो उस तरफ हो, ड्यूरेंट लाइन के वेस्ट में हो, ड्यूरेंट लाइन के ईस्ट में हो, राइट, वेदर इट इज खैबर पख्तूनख्वा और वेदर इट इज अफगानिस्तान, ये हैं कल्चरली एक ही हैं लोग, ठीक है। दे आर वन पीपल एंड ड्यूरेंट लाइन वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, इट इज अ फेक लाइन। और मैं बता रहा हूं, ये जो पाकिस्तान कहता है ना कि यार तालिबान अगर आ जाएगा वहां पे, इख्तिदार में आ जाएगा काबुल में, तो कुछ फायदा, तालिबान भी नहीं मानता ड्यूरेंट लाइन को। तालिबान 24 घंटे राज नहीं कर सकता जिस दिन ये बोलता है कि वी एक्सेप्ट ड्यूरेंट लाइन। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि अभी तो ठीक है, हम इंडियन एम्बेसी पे हमला करवा दें और अमेरिकन पे हमला करवा दें, पैसे लूट दें, कल की कल देखेंगे, कल की कल नहीं देखेंगे। अगर तालिबान ने भी राज करा, तालिबान कैन नॉट एक्सेप्ट ड्यूरेंट लाइन। ये सबसे बड़ी इनकी जो एक्लीज हील है, जो सबसे बड़ी दुखती रग है, यही है। जो बॉर्डर है ड्यूरेंट लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये साहब, ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये कभी ये लोग अग्री नहीं करेंगे। और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का साहब, आप जलालाबाद से लेकर काबुल, कंधार, कहीं पर भी जाइए, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का बच्चा बच्चा जानता है, वाकिफ है उससे, बच्चा बच्चा सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात है। और मंजूर पश्तीन की उम्र क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं, बच्चा ही सा है मंजूर पश्तीन, छोटा सा ही तो है। उसकी क्या उम्र है? एक अकेले बंदे ने ऐसा बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है पूरी पाकिस्तानी आर्मी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये तो छोड़ दीजिए, 1979-89 के बीच में जो वहां पे लड़े, जो यहां से गए लड़ने के लिए, पाकिस्तान से भी पठान थे, राइट। जो 47-48 में इंडिया आए कबाली, वो पठान थे। जो इन्होंने शुरू में 90s में जो कश्मीर में भेजे थे पठान भेजने के लिए, वो अफगान, वो पठान थे। तो ये तो, जब इनको लगता है कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें कि किसी और का बच्चा मरे, ये पठान को भेजते हैं। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। पंजाबी फौज डॉलर लूटती है, और जब भी पंजाबी फौज, पाकिस्तानी पंजाबी फौज लड़ी है, उसने मार खाई है, इनकी बहुत बुरी पिटाई हुई है। ये जब भी हीरो बनते हैं मार खाते हैं। ये एक सबसे बड़ा जो हीरो है पाकिस्तान का कारगिल वॉर का, उसका नाम है कैप्टन कर्नल शेर खान, जिसको पाकिस्तान का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, उसको एक इंडियन ब्रिगेडियर के रिकमेंडेशन पे मिला था। उस ब्रिगेडियर का नाम है ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा, जो कि वहां पे जब टाइगर हिल पे चढ़ाई हुई थी, तो ही सॉ दिस यंग ऑफिसर फाइटिंग, एंड जब वो ऑफिसर मरा, यानी कि कप्तान कर्नल शेर खान जब मारा गया इंडियन आर्मी के थ्रू, 8 सिख ने मारा था, 8 सिख रेजिमेंट ने मारा था, तब वो जब बॉडी लेकर आए तो उसको पता लगा कि ये तो ऑफिसर है, और देखा कि कितनी बहादुरी से अकेले लड़ रहा था। तो उस इंडियन ऑफिसर ने उसका रिकमेंडेशन उसकी जेब में डाला कि आपको ऑनर करना चाहिए, ये तो, इसका नाम सिर्फ शेर खान नहीं है, ये है शेर का बच्चा, और वो भी खान था, वो भी पठान था, जो कारगिल में जो शहीद हुआ अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। और जिन लोगों ने उसकी बॉडी लेने से मना करा, वो पंजाबी पाकिस्तानी थे। तो पंजाबी पाकिस्तानियों का किरदार ही यही है, इधर से पैसे ले लो, 2 रुपए यहां से ले लो, इसको झूठ बोल दो, ये सब। लड़ता तो पठान है इनके लिए। सर, अफगानिस्तान के बारे में एक सवाल है, लेकिन इससे पहले चूंकि आर्मी की बात निकली, तो मैं आपसे एक एज ए सोल्जर आपसे एक सवाल करूंगा कि आपने आर्मी में, इंडियन प्रोफेशनल आर्मी है, उसमें काम किया है, आपने कई बार ऐसी पाकिस्तानी आर्मी को भी वॉच किया होगा। आप एज ए प्रोफेशनल सोल्जर पाकिस्तान की आर्मी को कैसे देखते हैं? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि इंडियन जो फौजी हैं वो तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, लेकिन हमारे पापा जॉन्स वाली आर्मी को आप कैसे देखते हैं? आरिफ साहब, कर्नल एंड बिलो, मैं आपको एक लाइन में पाकिस्तानी आर्मी का पूरा किरदार बता देता हूं, कैरेक्टर, चरित्र बता देता हूं। कर्नल एंड बिलो, हाईली प्रोफेशनल, ब्रिगेडियर एंड अबव टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हाईली करप्ट। अगर कोई ये बोले
आरिफ साहब, अगर कोई ये बोले कि पाकिस्तानी आर्मी को काम नहीं आता तो आर्मी झूठ बोल रही है, तो वो आदमी झूठ बोल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी को काम आता है, इट इज अ प्रोफेट, इट इज जस्ट दैट जो बटालियन लेवल पे, इन्फेंट्री बटालियन लेवल पे उनका आई थिंक लेफ्टिनेंट कर्नल कमांड करता है इन्फेंट्री बटालियन, वो लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके जवान, उनकी ड्रिल्स आप देख लीजिए, उनका फायर डिसिप्लिन देख लीजिए, जब वो पेट्रोल में जाते हैं वो उनका, हम लोग तो क्या दो चार चीजें ही तो देखते हैं हम लोग की, उनकी बेयरिंग देख लीजिए, उनका टर्नआउट देख लीजिए, उनका टैक्टिकल मूवमेंट देख लीजिए, उनका सब देख लीजिए एट द बटालियन लेवल, कर्नल एंड बिलो, वेरी प्रोफेशनल। पर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो उनके टॉप रैंक्स हैं, दे आर ए हाईली पॉलिटिकल, बी हाईली करप्ट एंड थ्री ऑल ऑफ देम वांट टू लीव पाकिस्तान। सबके सब इनके ब्रिगेडियर्स ऊपर सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान छोड़ें, डुअल पासपोर्ट लेके। आपने पाकिस्तान का फायदा उठाया, आपने कोई पब्लिक सर्विस नहीं करी, आपने पाकिस्तान का फायदा उठाया। पापा जॉन की आपने बात करी, आपने पापा जॉन की बात करी, वो है किधर? आसिम सलीम बाजवा जो है वो है किधर? वो अमेरिका भाग गया। और बड़े पाकिस्तानी उसके ऊपर वो कर रहे थे, बड़े आंसू बहा रहे थे कि साहब, मेजर साहब आपने गलत बात बोल दी, हमारे जनरल साहब हैं वो और बड़े हम काबिल एहतराम हैं और उन्होंने पाकिस्तानी फौज ये है वो है। उसने इनके पीछे लात मारी, उनको बोला बाय बाय बेटा, मेरे पास मैं अपना पिज्जा बेचूंगा कि तुम लोगों के मुंह लगूंगा? वो अपना पापा जॉन का पिज्जा बेच रहा है वहां पे, उसको क्या फर्क पड़ता है? अब वो क्यों गया मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कल वो वापस आ जाए, पर वो गया ये क्योंकि वहां पे रिजाइन हो गया वो उसका, जो प्राइम मिनिस्टर के पास था। और जो सीपैक का चेयरमैन था, भाई वो ऑर्डिनेंस तो लैप्स हो गई सीपैक की। अब वो खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ऐसा कोई पोजीशन थी नहीं, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि साहब ऐसी कोई चेयरमैन सीपैक की तो कोई पोजीशन थी नहीं, तो भैया तुम तनख्वाह किसको दे रहे थे फिर? वो आदमी फाइलों पे कैसे साइन कर रहा था? वो आदमी हुक्म कैसे दे रहा था? जब दोबारा शुरू होगा सीपैक, जब चाइना, अभी तो रुक गया सीपैक, जब चाइना दोबारा पैसे डालेगा तब देख लेंगे, वरना कोई बात नहीं। तो ये चीज है। मेजर साहब, दो तीन सवाल रह गए, मुझे पता है टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, दो तीन जरूरी सवाल रह गए। जी एक बिल्कुल। अफगानिस्तान के हवाले से है, क्या अफगानिस्तान में अमेरिका ने कहा है कि हम अफगानिस्तान छोड़ देंगे? क्या आप देखते हैं कि अफगानिस्तान छूट जाएगा? क्योंकि अफगानिस्तान में तो जो भी आया है उसने तबाही की है। सिर्फ हिंदुस्तान है जिसने वहां पे डेवलपमेंट की है, वहां की आर्मी की, पुलिस की ट्रेनिंग, सिविल ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग, डैम बना रहा है। आप देखते हैं अफगानिस्तान विदाउट अमेरिकन आर्मी? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गया है, ये बात सच है। और ये भी सच है कि अ, ये आपका जो नई कयादत है, राइट, उसकी जो भी व्यूज होंगी, लेकिन एक बात सच है कि ये अगेन एक्सपेंशनिस्ट अमेरिका को ये लोग वोट इन कर चुके हैं अमेरिकन, और ये अमेरिका एक्सपेंशनिस्ट होगी, ये जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में ट्रूप सर्ज होगा, जो ट्रूप्स हटाए गए हैं वहां पे थोड़े से और ट्रूप्स डाले जाएंगे। और ये बात होगी आरिफ साहब, आप देखिएगा ये हटने वाला नहीं इतनी आसानी से, अमेरिका इतनी आसानी से नहीं हटेगा वहां पे। और जो पाकिस्तानी तालियां पीट रहे थे ना, बड़ी लुटियां डाल रहे थे कि जी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और अब तो ट्रंप हार गया, और दूसरा वाला इनको और टाइट करेगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि इनको ये लगता है कि उन्होंने बयान दे दिया कश्मीर के लिए, उन्होंने, पॉलिटिशियंस का तो काम ही है बयान देना। भाई ये जो कहता है इमरान खान तो बयान है ना कि पाकिस्तान रियासत मदीना है, हो गई रियासत मदीना? नहीं हुई ना? फिर वो तो, भाई वो जुमले मारेगा, वो तो पॉलिटिशियन है, उसका काम ही है। तो उसने कह दिया, आपके जो बाइडेन ने कह दिया, कमला हैरिस ने कह दिया, ये पाकिस्तानी यहाँ पे खुश हो गए, इंडिया में भी कई लोग खुश हो गए जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं। अब जब उसने अपना लेक्चर दिया पहला, आफ्टर बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, कमला हैरिस ने, उसने 3 बार तो उसने इसराइल का नाम लिया बीच में, उसने प्रॉमिस करा है कि वी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय ऑफ इसराइल। आप इसराइल के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं साहब, जब आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। यहूदी बहुत स्ट्रांग है, आप जो कह लें, आप पैलेस्टीनियंस के लिए जो आंसू बहालें, बिना इसराइल के आप थोड़ी ना अमेरिकन पॉलिटिक्स चला सकते हैं। उसी तरीके से आपको अगर अमेरिकन बिजनेस चलाना है, अगर आपको अमेरिकन बिजनेस फॉरवर्ड करना है और इस एरिया में आपको चाइना रोकना है, तो आप बिना इंडिया के आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज है। अच्छा सर, दो सवाल रह गए हैं। एक सवाल ये है कि आपने अभी देखा कि पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को तड़ियां लगाई, फिर बाजवा को जाना पड़ा पांव छूने के लिए, लेकिन वो मिले ही नहीं शाह साहब। और दूसरा हुआ, शिरीन मजारी ने फ्रांस के सदर के खिलाफ नाजीज्म और ये वो के ऊपर किया। पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक टर्मोइल में है। इसराइल के हवाले से सऊदी अरब में सुना है कि नेतन्याहू गए थे और मुलाकात करके आए हैं, तो क्या देखते हैं पाकिस्तान क्या डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ जा रहा है?
आरिफ साहब, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है। अ, पाकिस्तान जा नहीं रहा, वो पहुंच चुका है वहां पे आइसोलेशन की कगार पे। कगार पे भी नहीं खड़ा, आइसोलेशन में है वो। अब सिर्फ दो तीन मुल्क हैं जो यानी कि आपके चाइना ले लीजिए, क्योंकि चाइना को फायदा है पाकिस्तान से, वो भी अब चाइना देख रहे हैं धीरे धीरे। दो तीन बार ये देखा चाइना ने भी हाथ पीछे खींचा है। फिर आप और अगर देख लें, थोड़ा सा तुर्की है जो थोड़ा सा पाकिस्तान का साथ दे देगा। लेकिन ज्यादातर मैं आपको बताता हूं, इसमें साफ सीधी बात यही है आरिफ साहब की ये जो पूरा मामला है ना पाकिस्तान के, शिरीन मज़ारी ने ये बोल दिया, नाथसिज्म की बात कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तानी मिनिस्टर्स चुप रहें, अपना मुंह बंद करके काम करें, तो पाकिस्तानी कौम की सबसे ज्यादा खिदमत, सबसे ज्यादा सेवा ये तभी कर सकते हैं अगर ये चुप रहे। बोलते बहुत हैं, इनकी आदत है, पता नहीं क्यों बहुत बोलते हैं। इमरान खान ये रुकता ही नहीं, बोलता ही चला जाता है। शाह महमूद कुरैशी, इसकी जबान ही नहीं रुकती। शिरीन मज़ारी तो पुरानी डिफॉल्टर है। क्यों बोलते हो इतना? चुप रहो। से समथिंग व्हेन यू हैव समथिंग टू से। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू से नथिंग, चुप रहो। ये सिंपल सी एक अपनी पॉलिसी होनी चाहिए किसी भी मुल्क की। ये आपने एक बात बताइए, आपने बोल दिया फ्रांस को कि नाजीज्म वगैरह, उसे क्या हासिल हो गया आपको? फ्रांस नाजी हो गया? नहीं हुआ ना। अब क्या नहीं। होगा? अब क्या हुआ? अब क्या होगा नेक्स्ट? कि जैसे सऊदी अरेबिया ने आम पाकिस्तानियों को तंग करना शुरू कर दिया है, अब वहां पे जो पाकिस्तानी आएंगे उनको तंग करना शुरू कर देगा। आपके रेमिटेंसेस पे फर्क पड़ेगा। वहां पे तो खैर फिर भी डेमोक्रेसी है, इतने खुलेआम तंग नहीं कर सकते, चुपचाप ही करेंगे तंग। जितने भी अरब शेकडम्स हैं उन्होंने तो बोल दिया निकालो, अब वो टाइट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ये फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी भी नहीं है पाकिस्तान की, ये किसी किस्म का ये पता नहीं क्या ड्रग एडिक्ट्स हैं ये लोग के। अजीब सा बिहेवियर है, मुझे समझ में नहीं आता है बिहेवियर कि कोई अपनी कौम के खिलाफ इतना कैसे हो सकता है। जब शिरीन मज़ारी ने अपना मुंह खोला था या ट्वीट करा था कि शिरीन मज़ारी साहिबा ने ये रियलाइज नहीं करा था कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रांस में कुछ ऐसे कार्टून बने हैं, प्रॉफिट साहब की गुस्ताखी हुई है, तो आप उनके साथ डिप्लोमेटिकली एंगेज करें। आप उनको बोलेंगे साहब हमारी हमारी जो दिल आजारी हुई है और मुसलमान इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, इससे और मामला बिगड़ेगा दो मुल्कों के बीच में। एक एक तरीका होता है। देखिए, फ्रांस की एक अलग फिलोसफी है, हम फ्रांस को ये नहीं कह सकते कि तुम सही हो कि गलत हो। ठीक है, तो पाकिस्तान को उसके साथ एंगेज करना चाहिए। आपके जो इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान में है अभी भी लोग, देयर आर पीपल हु आर इंटेलेक्चुअल पीपल, आप उनको भेजें, आप उनकी सिविल सोसाइटी के साथ एंगेज करें। एक तरीका होता है। आपने ट्वीट कर दिया कि तुम नाची हो, अच्छा फिर क्या हुआ? तो हुआ क्या उससे? एंड रिजल्ट क्या निकला? डिलीट ठीक है। डिलीट अब करनी पड़ी। हाँ, वो देखिए अब उसकी इज्जत पहले भी नहीं थी, तो डिलीट करके वो फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने जैसे प्रॉफिट साहब के खिलाफ ही कुछ बोला है, तो आप जरूर उनको एक डिप्लोमेटिक तरीके से काउंटर करिए। आप उनके साथ बातचीत करिए, आप बोलिए साहब ये गलत चीज है। अगर फ्रांस में ठीक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन हमारी ये राय है कि इतना नहीं होना चाहिए, एक लेवल तक होना चाहिए। और यू नो ठीक है, फ्रांस आपसे अग्री करे ना करे, मैं अग्री करूं आप अग्री करें ना करें, लेकिन एक बातचीत का सिलसिला दो मुल्कों में जारी रहना चाहिए। ठीक है, वरना अगर आप बिल्कुल ऐसा बोल देंगे तो फिर फ्रांस फ्रांस को देखिए, फ्रांस को तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। फ्रांस दो कदम पीछे हट जाएगा। अच्छा, आप पूरे यूरोप से कट लेंगे, क्योंकि देखिए बात क्या है कि ज्यादातर यूरोपीय मुल्क ऐसे ही हैं। फ्रांस थोड़ा ज्यादा है, पर ज्यादा यूरोपियन मुल्क वैल्यू सेम ही है ना सबके वहां पे लगभग। आप किस किस को आप सर पे चढ़ाएंगे? नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये पाकिस्तान के साथ बुरा ही होगा इस चीज को लेकर। वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं कि चाइना ने इतना ह्यूमिलिएशन किया इस्लाम का, फ्रांस ने तो कुछ नहीं किया। चाइना में कुरान तो जलाए गए, चेंज हो रहा है कुरान, मस्जिदें टॉयलेट में तब्दील कर दी, मुसलमानों को खंजीर खिलाया जा रहा है, सब कुछ है। तो उस पर तो आपकी बोलती बंद है, लेकिन आप फ्रांस के लिए फौरन ट्वीटें करते हैं। आपकी बात सही है। चाइना के हवाले से मेरा सवाल है सर, कि आप किस तरह देखते हैं ये जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट है, इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स हैं, जैसे सीपेक है, वन बेल्ट वन रोड है, दुनिया की इकोनॉमी पे आना। आप इस सीपेक का क्या फ्यूचर देखते हैं और चाइना का क्या फ्यूचर देखते हैं कि आफ्टर चाइनीज वायरस चाइना एक्सपोज हो चुका है, आगे आप देखते हैं कि इसी तरह एक्सपेंशन होगी चाइना की, या अब दुनिया चाइना को कंटेन करेगी? मुझे लगता है आरिफ साहब, एक्सपेंशनिज्म चाइना की थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि चाइनीज वायरस से चाइना काफी हद तक एक्सपोज हो चुका है। कोविड-19 या कोरोना वायरस से बहुत एक्सपोज हो चुका है चाइना, पहली चीज। अब वो शर्म लिहाज नहीं रह गया कि चाइना को बोलना कि हाँ चाइना से आया था वायरस, क्योंकि लोगों ने सफर, एक झटका सबको चाहिए होता है ना, झटके के बाद ही आदमी सुधरता है, वैसे तो खुली गाड़ी में चलता रहता है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है।
और तीसरी चीज है कि अभी जैसे क्वाड हो गया है अपना, जिसमें अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इनकी नेवी साउथ चाइना सी के एरिया में पूरी एक्सरसाइज कर रही है, जो मेजर ट्रेड रूट है। तो ऐसी 4-5 चीजें हुई हैं पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे चीज अगर कोई माने मेरी बात, अगर सबसे बड़ा कोई अगर काम करना है चीन को रोकने के लिए, तो ये सब नहीं है। आपको चाइना में जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है उनको हवा देनी है। आपको चाइना को अंदर से तोड़ना होगा। और फिर मैं वही चीज कहूंगा कि जैसे हांगकांग में चल रहा है ना, हांगकांग एक मॉडल है आपके सामने, आपको हांगकांग को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। आपको हर जगह हांगकांग को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के अंदर एक डील है जो चाइनीज सरकार की चाइनीज आवाम के साथ, जो पब्लिक है उसके साथ है। डील क्या है कि वी विल मेक यू इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली प्रॉस्परस, यू शट अप। ये है कि हम तुम्हारी जेब में पैसे डाल देंगे, तुम मुंह बंद रखो अपना, तुम कुछ बोलोगे नहीं, तुम डेमोक्रेसी की बात नहीं करोगे, लोकतंत्र की बात नहीं करोगे, जमहूरियत की बात नहीं करोगे, वोटों की बात नहीं करोगे, चुनाव इलेक्शन की बात नहीं करोगे, तुम किसी की बात नहीं करोगे, तुम बस पैसा लो, खुश रहो। लेकिन वो जो मैस्लोज थ्योरी है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो पिरामिड सा बना है मैस्लोज का, बड़ा मशहूर है। तो हर एक आदमी अपने आप के मैं कौन हूं, मैं यहां पे क्यों आया हूं, ये होता है जब उसका पेट भर जाता है ना, तभी उसका दिमाग चलने लगता है। तो उसका पेट भर गया, अब चाइना का पेट भर गया। अब वहां पे जो प्रो डेमोक्रेसी फीलिंग है, वो आप अगर उनका वीबो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखें तो चाइनीज डिलीट कर देते हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है चाइना के अंदर, क्योंकि चाइनीज जाते हैं बाहर, इंडिया भी आते हैं, अमेरिका भी आते हैं, यूरोप भी आते हैं, फिर देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। वो कहते हैं हमारे मुल्क में तो हम, यहाँ पे तो कुछ भी किसी को बोलो, वहां पे तो इंसान की एक होता है ना अंदर। तो वो जो डिसकंटेंट है चाइना में, वो फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली जनरली चाइनीज आर इफ नॉट वेल ऑफ एटलीस्ट रीजनेबली कंफर्टेबल, हमें कहना चाहिए। पॉवर्टी चाइना में भी काफी है, लेकिन ज्यादातर लोग, मिडिल क्लास काफी बड़ी है चाइना की। इसमें हमें एक बात ये सोचनी होगी आरिफ साहब की, अगर हमें चाइना के नकेल कसनी है तो चाइना में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स को आपको हवा देनी पड़ेगी। उसमें भी आपको 3 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, आपको इंडिया में एक फौज खड़ी करनी पड़ेगी। व्हेन आई से फौज, आई डोंट मीन आर्मी। आपको सिविलियन बच्चे खड़े करने पड़ेंगे जो चाइना में रहकर आए हैं, जिनको चाइनीज बोलनी आती है, जिनको आप चाइनीज कल्चर के बारे में सिखाएं। ठीक है, आपके पास एक पूरी टीम होनी चाहिए 500,000 लोगों की, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप चाइना के बारे में स्टडी ग्रुप्स बनाएं, राइट। चाइना में डेमोक्रेसी में क्या क्या प्रॉब्लम है दुनिया में, यूरोप, अमेरिका में, इसको हर जगह आप जाएं, हर स्टेट कैपिटल में आप सेमिनार करें, वेबिनार करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप चाइना के अंदर डिसअफेक्शन लाएं। चाइना के अंदर आपको प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। जब चाइना अभी बाहर सोच रहा है ना, चाइना की नजर बाहर है, इंडिया की तरफ है, ताइवान की तरफ है, अमेरिका की तरफ है, जापान की तरफ है, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना अंदर से सेफ महसूस कर रहा है अपने आप को, छोड़ के हांगकांग। हांगकांग अलग है थोड़ा सा ना, मेनलैंड चाइना से दूर है थोड़ा सा, ब्रिज पार करना पड़ता है, तब आप हांगकांग एयरपोर्ट से उतर के तब आप फिर मेनलैंड चाइना जाते हैं ड्राइव करके, है ना। लेकिन अगर आरिफ साहब आपको ये देखना है कि साहब आपको अगर चाइना को मारना है, तो सबसे पहले चाइना के अंदर आपको खलबली पैदा करनी पड़ेगी। जिस दिन चाइना के अंदर खलबली पैदा हो गई, ये चाइना की जो आपने एक्सपेंशनिज्म की बात करी ना, तभी चाइना की एक्सपेंशनिज्म रुकेगी, वरना नहीं रुकेगी। जिस दिन चाइना के अंदर खलबली हो गई, ये सारा ड्रामा रुक जाएगा ओवरनाइट। सी पैक वी पैक सब झोले में बांध के वापस चाइना ले जाएगा। क्योंकि जब घर पे आग लगी रहती है ना, फिर बाहर किसी से लड़ता नहीं आदमी, पहले घर की आग बुझाने के फिराक में लगता है। तो घर पे आग लगाओ ना लगाओ, चाइना को हरकत में ले आओ घर के अंदर थोड़ा सा। मेजर साहब बहुत खुल के बोलते हैं आप, और सच बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी दुआ है कि आपकी ये जबान कायम रहे, क्योंकि आप इंसानियत की बात करते हैं। मेरी कोशिश है कि कोरोना से हमारी जान छूटे, तो मैं कुंभ के मेले में मार्च के महीने में भारत आऊं, आपसे मिलने की एक बड़ी ख्वाहिश है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद सर।